sharing with you whiteboard. There is a word prop, PROP. ये ड्रामा से ही जुड़ा हुआ वर्ड है एंड जो प्रॉप्स है व्हाट डज इट इंडिकेट? एक्चुअली इट शुड बी प्रॉप्स या दिस प्रॉप्स यू विल कम टू नो इट रिफर्स टूवर्ड कि कोई भी जब चीज जैसे अगर कोई ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो ड्रामा के परफॉर्म करते समय अगर कोई आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट दैट अपीयर ऑन स्टेज ड्यूरिंग अ प्ले, तो इसका जो सिंपल सा डिफिनीशन है वो यही है कि आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स ओ आर और ऑब्जेक्ट्स, articles are objects that appear on stage, that appear on stage during a play, during a play. A very simple definition. प्रॉप्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के अलावा कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्टेज पर रखा गया हो या जिसकी वहां पे जरूरत हो रखने की या दिखाने के लिए, तो उसको प्रॉप्स कहा जाता है। उन्होंने क्या लिखा है कि आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन स्टेज, जो स्टेज पर अपीयर होता है कब? ड्यूरिंग अ प्ले, जब किसी प्ले को क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग अ प्ले, जब उस प्ले को परफॉर्म किया जाता है या उस प्ले को जो है प्ले किया जाता है, तो उस पार्टिकुलर समय जो है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि क्रिसमस ट्री का जो क्रिसमस ट्री है डॉल्स हाउस में, और इसके अलावा तमाम जगहों पे ऐसा हम चीजें कर सकते हैं, बट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ग्रेसिया, दैट इज व्हाट की क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री इन अ डॉल्स हाउस। क्रिसमस ट्री इन अ डॉल्स हाउस, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। इस चीज को हम समझ सकते हैं या इसके माध्यम से, तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट नॉट ओनली इन अ डॉल्स हाउस बट इफ यू गो विद द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर के प्ले में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है या जो है आर्टिकल के रूप में है, अगर वो वहां पर है और उसकी जरूरत है उस चीज को शो करने के लिए, स्टेज डायरेक्शन में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको उसी दिन बताया था कि कैरेक्टर्स जो हो सकता है, कैरेक्टर्स क्या हो सकता है? कैरेक्टर्स तो मैन वुमेन हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है जो लिविंग होगा, लेकिन इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अलावा कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी वहां पे होते हैं। तो वो जो होते हैं इस तरह का क्रिसमस ट्री का, जैसे वहां पे अगर अगर आपको दिखाना है या अगर आप वो समझिए अगर हमें कोई स्टेज डायरेक्शन करना हो और उस स्टेज डायरेक्शन में अगर हमें श्री कृष्ण जी की लाइफ को दिखाना होगा, तो श्री कृष्ण जी की लाइफ को दिखाने के लिए हमें अगर उस अंश को दिखाना होगा जब वो क्या करते हैं कि आ, 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 अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाते हैं, गायों को चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उस एपिसोड को तो हमें वहां बांसुरी रखनी पड़ेगी, हमें वहां पर जंगल का एक लोकेशन तैयार करना पड़ेगा, एनिमल्स को रखने पड़ेंगे, और उसके अलावा जो है कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट और लाने पड़ेंगे जहां पे कि नॉन लिविंग हो सकता है, एनिमल्स के लिए चारा वगैरह या वैसा घर, वैसी चीजें, वो सब वहां पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें होंगी कि श्री कृष्णा उनके दोस्त के अलावा या एनिमल के अलावा, एनिमल के रहने के लिए जो जगह हमने चुना
या और भी जो चीजें, तो ये सब क्या क्या होगा, इसको हम प्रॉप्स कहें, इसको प्रॉप्स कहा जाएगा, ये चीजें उसमें आएगी। तो मेरे ख्याल से पॉइंट कंफर्म हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके ओके। नाउ देयर इज अ, या ओके, नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज कई बार पूछा जा चुका, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल का थियरी का हिस्सा है नॉवेल का। और इस पे जो अमेरिकन थियरिस्ट हैं वेंस सी बूथ, उन्होंने भी बात कही है, और हेनरी जेम्स ने बहुत बात कही है। पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए मैं आपको एक बता दूं कि ये अक्सर करके हमारी डेली लाइफ में भी, इन आर नॉर्मल लाइफ वी फाइंड दिस फ्रेज। लोग कहते हैं आपका क्या नजरिया है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका इस टॉपिक को लेकर के या इस प्रॉब्लम्स को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप इस समस्या को कैसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, जिसका मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, खास करके नॉवेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या किसी भी नैरेटिव, जो जो नैरेटिव हमारा आर्ट है, या नरेशन के पर्पस से, चाहे आप वो जो है स्टोरी ले लीजिएगा, चाहे आप नॉवेल ले लीजिएगा, या स्टोरी, इफ यू फाइंड स्टोरी एनीवेयर, इधर इन पोइट्री और इन प्रोज पोइट्री में, हमें स्टोरी कहाँ मिल जाती है, बैलड में। उसका डिफिनेशन ही यही है कि बैलड इज अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। एपिक के बारे में भी वहां पे होता है, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। या अगर आपने कोई कैरेक्टर को, जैसे बात हुआ, तो उस कैरेक्टर को लेके कहा जा सकता है कि इस पर आपका ओपिनियन क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो नॉवलिस्ट ने बात रखी, क्या आप इससे सहमत है, एग्री है, डिसएग्री है। तो ये चीजें होती है। लेकिन इसका जो डिफिनीशन है, अगर उस डिफिनीशन में मैं बात करूं, तो आप तो ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को कई ढंग से समझा जा सकता है। जो नैरेटर होता है वो नैरेटर तीन ढंग से चलता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटर, सेकेंड पर्सन नैरेटर और थर्ड पर्सन नैरेटर। यही चीजें आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे अगर शमीम ने अपने आप को आई मान लिया, कि शमीम ने कहा मैं हूं, तो मैं हूं, तो शमीम का भी कोई ओपिनियन होगा, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यू को अगर मैं आप में से किसी को यू मान लूं, उनका भी कोई ओपिनियन होगा। और अगर हम जो है किसी को थर्ड पर्सन में मानेंगे, तो थर्ड पर्सन में भी दो लोग हो जा रहे हैं, ही हो जा रहे हैं, शी हो जा रहे हैं। ही की भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शी का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा स्टैंड है किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के, नजरिया है, ख्याल है, जो हमारी सोच है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हम उस चीज के बारे में चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना या बताना चाहते हैं, दिस इज व्हाट, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो डिफिनेशन है, द एंगल ऑफ विजन फ्रॉम विच a story is narrated, the angle of vision, vision, the angle of, this is vision, vision, the angle of vision from which a story is narrated। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि किस एंगल से, क्या आखिर सोच है, या किस एंगल से स्टोरी को नरेट किया जा रहा है। तो एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। दूसरा पॉइंट की, बाकी मैंने बताया कि इसमें भी जो नैरेटर हो सकता है वह नैरेटर क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन नैरेटर होता है। और जो फर्स्ट पर्सन नैरेटर होता है, वह एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो केवल ऑब्जर्व करता है चीजों को, और फिर उसके बाद उसको नैरेट करता है। लेकिन एक ऐसा नैरेटर होता है जो कि उसमें क्या कहा जाता है, जिसको ऑमनिसियंट नैरेटर कहा जाता है, जो कि सब कुछ जानता है उसमें। तो मैं अभी वो चीज आपको यहाँ पे नहीं उलझाना चाहता कि नैरेटर के टाइप्स क्या है। लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि, तो एक चीज मैं बताऊंगा, वन इज व्हाट,
वन इज नरेशन, ये मैं पॉइंट लिखवा दूं, नरेशन। दिस नरेशन मीन्स आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, कैसे स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी इज नरेशन। एक शब्द होता है नरेटर, आई विल यूज नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू, द एंगल ऑफ विजन फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, किस एंगल से उस स्टोरी को बताया जाए। या आफ्टर रिस्पॉन्डिंग यू हैव टू म्यूट बिकॉज माई वॉइस इज इकोइंग, माई वॉइस इज इकोइंग। नरेशन जो है आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, कैसे किसी स्टोरी को टेलिंग किया जा रहा है, बताया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नरेटर, NARRATOR, narrator. When you talk about narrator, then narrator means one who tells a story. Narrator is one who tells the story. A very simple definition: one who tells a story, one who narrates story या one who tells a story, जो भी कहानी सुनाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, नरेटर कहा जाएगा। अब नरेटर जिस एंगल से कहानी सुनाएगा, किस नजरिए को रख करके, क्या चीज को ध्यान में रख करके कहानी सुना रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाएगा। जैसे अगर जो है मुझे अगर कोई ये कहे कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट लीडर्स हु आर इन आवर नेशन, अगर लोग ये कहें कि आपको आपकी क्या ओपिनियन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में, या जो है टिल नाउ आर पीएम जो इस समय है अपने पीएम के बारे में क्या नजरिया है। तो एक एक मेरा अपना नजरिया है कि पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स एक अपने में, अगर मैं कहूँ कि एक पूरा हमाम है जिसमें सभी लोग एक जैसा ही स्नान करते हैं, उसमें कोई पवित्र नहीं होता है। तो एक अगर ये मेरा नजरिया हो सकता है, ये मेरी अपनी एंगल हो सकती है कि सभी मुझे पॉलिटिशियन लगभग लगभग सभी एक जैसे नजर आते हैं, उनको पार चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपका नजरिया अलग हो, आपको ये लगता है नहीं फला ने बहुत देश सेवा किया, उन्होंने बहुत, ये हमारा स्टैंड हो सकता है। किसी और का नजरिया अलग हो सकता है, नहीं इनमें से ये ज्यादा बेहतर थे, वो ज्यादा बेहतर थे। आई एम गिविंग दिस एग्जांपल केवल आपको ये चीज अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, क्या है कैसे, ये हम लोग समझने के लिए कि कैसे एक पॉलिटिक्स या कोई कैरेक्टर अगर शुरू होता है या किसी भी चीज को लेके, तो उसी समय आपका नजरिया अलग हो जाएगा। मेरी नजर में सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं, आपकी नजर में नहीं, पॉलिटिशियन सबके सब अच्छे होते हैं, वो देश सेवा करते हैं। किसी और की नजर में नहीं, ये ज्यादा पॉलिटिशियन अच्छा, वो ज्यादा पॉलिटिशियन अच्छा। तो जैसे ही हमारे थॉट में जो है चेंजेस आता है, हमारा अपना एंगल ऑफ जो एक तरह का नरेशन वो बदल जाएगा। एक एक का एंगल ऑफ नरेशन समथिंग अलग है, दूसरे का अलग है। तो इस तरह से जो नरेट कर रहा है, अगर शमीम ने अपने आप को आई माना नरेशन में, अगर मैं अपने आप को मानूं कि मैं एक ऐसा नरेटर हूं जो मैं आई के रूप में करूंगा, इसका मतलब ये आई जो है फर्स्ट पर्सन नरेटर, FPN, फर्स्ट पर्सन नरेटर, आई, यू सेकेंड पर्सन नरेटर, ही शी थर्ड पर्सन नरेटर। ये नरेटर आपका जो है अलग अलग हो सकता है, बदल सकता है। फिर उसी में से नरेटर के कई नाम रखे गए। एक नरेटर वह है जो ओमनिशियंट नरेटर है, जो सब कुछ जानता, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, उसको सब चीजें पता होती है। लेकिन और ये जो कैरेक्टर होते हैं, इनको अपने अपने हिसाब से एक तरह से रोल दिया गया कि तुम्हें इतनी चीजें सुनानी है, तुम्हें इतनी चीजें बतानी है। अगर आप महाभारत को ले लीजिएगा, तो महाभारत में ऐसा नहीं कि सारा का सारा चीज जो है
एक आदमी सुनाते हैं। अगर उनमें किसी उसमें अगर किसी को सब कुछ पता था कि क्या होगा तो उससे केवल लॉर्ड कृष्णा जी थे। उनको सब कुछ पता था, वो अगर जो नरेटर होंगे ऑमनिसियंट नरेटर होंगे। लेकिन और जो नरेशन की कहानी है उस नरेशन में अगर पार्टी के हिसाब से आप बात करेंगे तो कौरव पार्टी के लोग, पांडव पार्टी के लोग, ये मैं पार्टी के हिसाब से नरेटर डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन उनमें से भी कुछ नरेटर ऐसे हैं जो कृष्णा जी के बाद अगर किसी को पता रहा होगा तो हो सकता है उसमें युधिष्ठिर को भी जानकारी ठीक ठाक रही होगी, या जो है सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर जानकारी थी तो धृतराष्ट्र जी को भी हो सकती थी। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, नरेटर कैसी स्टोरी को करेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो जो महाभारत हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा अगर अब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, तो इतने उसके पॉइंट ऑफ व्यू निकल आएंगे। हाँ ऐसा हुआ, इसके लिए ये भी जिम्मेदार थे, चाहते तो कृष्ण जी पूरे युद्ध को रोक सकते थे लेकिन उनकी लीला थी। लेकिन अच्छाई और बीच बुराई के बीच लड़ाई होती है, क्लैश होता है, वो क्लैश फ्रंट पे आता है, ये हमेशा रहा है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ये जो पूरा हमारा नजरिया है किसी घटना को लेने का या किसी घटना को समझने का, वह पार्टिकुलर चीज क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब उस घटना को आप बताना शुरू करते हैं तब वह नए आपका नरेशन हो जाता है, उस घटना को जो बताता है वह नरेटर हो जाता है। और उस घटना को बताने वाले तीन तरह से हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी। लेकिन सोसाइटी हमेशा जो है इसको बहुत बुरा मानती है, जो फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है, कि फर्स्ट पर्सन में कोई बात नहीं कही जानी चाहिए, जो भी बात आनी चाहिए वो थर्ड पर्सन के माध्यम से आनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन नैरेटर में सब्जेक्टिविटी होती है, आप लगता है अपनी बात कर रहे हैं, आप वो समस्या केवल आपकी, वो समस्या दुनिया की नहीं है। इसीलिए नॉवेल में, फिक्शन में हमेशा बात कही जाती है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप उसको डील कर रहे हैं या जो आपका नजरिया हो, वह थर्ड पर्सन नैरेटर के माध्यम से आना चाहिए। चूंकि थर्ड पर्सन नैरेटर मतलब दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। वो जनरल प्रॉब्लम है, जनरल चीजें हो जाती है। अगर आपने कैरेक्टर आई के माध्यम से रखा, अपने आप को बताया, तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता नरेशन में। क्योंकि आई हैव डन माई पीएचडी थियरीज ऑफ फिक्शन पे, मेरा खासकर चीज पे रहा है नरेशन नरेटोलॉजी, तो ये चीज है जो है। बस इतना चीजें मैंने आपको बताया कि उससे रिलेटेड रहा है। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ओके मैडम, ओके। नाउ आर यू गेटिंग इट, नरेशन, आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी? ओके। शिल्पी मैडम, आई वांट टू गेट योर रिस्पॉन्स। दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू, द एंगल ऑफ विजन। The angle of vision from which a story is narrated. Yeah, narration is an income. Narration is an income. Yeah, yeah, yeah. Just do it. Just do it. Just do it. I will give you that. I will. Madam, have you done it? Okay. Now, yeah. I think someone was asking a question. Yeah.
Yeah. You can, yeah, yeah, you can put anybody name also, even if they are he and she, if they are in group, you can just use they also, कोई भी चीज हम कर सकते हैं। हाँ, he or she में से किसी का नाम भी, अब अगर if I take narrator in the wasteland Tiresias, तो Tiresias is the name. If you take Lapsangab Jalfir Prufrak, तो Prufrak is the name. हाँ, तो you can take, but that should be the third person. Now, the next word is what? The next word which I would like to take, that is the setting. Remember that when I talk about setting, it's highly significant, and within four or five words जिससे आप इस definition को समझ सकते हैं। सेटिंग हमें वैसे भी पता होता है कि इस पोयम का सेटिंग कहाँ पर है, या उसका जो है क्या कहते हैं कि नॉवेल का सेटिंग कैसे दिखाया गया है। जब आपसे अगर मैं डिफिनेशन लिखने से पहले अगर मैं पूछूं कि अगर आप कोई घटना किसी को सुनाएंगे, तो क्या उस घटना को ऐसा नहीं होगा कि उसकी सेटिंग के बारे में आप बताते हैं? क्या जब आर्म्स एंड दी मैन जो ड्रामा शुरू होता है, तो जीबी शाह क्या शुरू में ये नहीं लिखते हैं कि इसका सेटिंग यहाँ पर है, ये घटना इस समय की है? जब वो उस वार को जिक्र करते हैं, सर्बियन आर्मी और जो दूसरा आर्मी कौन सा था, दैट वाज बुल्गारियन आर्मी को लेकर के, जब वो जिक्र करते हैं तो उससे पहले वो चीजों को नैरेटिव फॉर्म में ही लाते हैं और उसको बताते हैं कि या एक घटना इस समय की। पहले डायरेक्ट कैरेक्टर की एंट्री नहीं करा देते हैं। इवन कैरेक्टर की एंट्री, कोई नया कैरेक्टर एंट्री होगा तो उसके बारे में बताएंगे, फिजिकली इतना ऐसा टॉल है, उसका ये हाइट है, इसका ये कलर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले बताया जाता है। तो मेरा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैं सेटिंग के बारे में बात करूं, कोई भी आदमी सेटिंग के बारे में बात करे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सेटिंग का मतलब वहां पे दो चीजों से इशारा निकलता है। एक तो सबसे पहला चीज की सेटिंग मीन्स जो एक जो घटना है, उस घटना को किसी दो दो चीजों के लाइट में बात की जाती है, दो चीजों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। पहला चीज होता है टाइम, और दूसरा चीज होता है प्लेस। कोई भी इंसान, कोई भी जर्नलिस्ट अगर किसी घटना को बताएगा, तो वह ये जरूर बताएगा कि यह जो घटना हुई है, यह घटना इस समय घटित हुई है, इस दिन घटित हुई है, फला सन में घटित हुई थी, और इस जगह घटित हुई। तो लोकेशन एंड टाइम, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट फॉर सेटिंग। सेटिंग को समझने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं, डिफिनेशन की बात, तो यही ही शब्द है जो थोड़ा सा उसी को सजा धजा करके बात कर दिया जाएगा, और सेटिंग में और ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना, टाइम एंड प्लेस को। when I talk about time, then remember that ki this particular ki the time and place, the time and place of a literary work, the time and place of a literary work that establish its context, that establish its context। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप सेटिंग की बात करेंगे, तो उसमें किस टाइम में वो घटना घटित हुई है, और साथ ही साथ वो घटना कहाँ घटित हुई है। ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क, जैसे मैंने तो घटना क्या बात किया, कोई भी लिटरेरी वर्क होगा तो वह भी जो है कोई ना कोई घटना बताएगा, उसमें भी आप बताएंगे कि हाँ ये चीज ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, या ऑल दिस थिंग। तो वो जो लिटरेरी वर्क है, उस पर दैट इस्टेब्लिश इट्स कॉन्टेक्स्ट, और जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बात की जाती है, ये चीज। आप मुझे एक चीज ये बताइए कि आप एक जनरल सब्जेक्ट जिसमें कोई अगर मैं ये बात आपसे करूं कि if I take a passage to India, a passage to India, a novel written by E.M. Foster,
I think that most of the people must be familiar with this novel. It was in our syllabus in BA third year when we were doing graduation from University of Allahabad. Then it was there. EM फास्टर का वो अ पैसेज टू इंडिया था. अगर आप अ पैसेज टू इंडिया को लेंगे, दैट्स अ ब्यूटीफुल नॉवेल एंड इट पब्लिश्ड इन 1924. यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही आपने टाइटल ही केवल ले लिया, अ पैसेज टू इंडिया, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे नॉवेल की सेटिंग इंडिया में हुई. अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, और वो भी कब का, 1924 का भारत. 1924 के भारत में बांग्लादेश भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर वगैरह बहुत सारा चीज लगता रहा होगा. तो बहुत बड़ा भारत. तो क्या पूरे भारत की जो है लोकेशन वहां पे आ चुकी होगी? नहीं. भारत में कोई पार्टिकुलर जगह को लिया गया होगा. उस पार्टिकुलर जगह को अगर आप देखेंगे कि जो उसका सेटिंग है, जैसे उसमें कैरेक्टर है, डॉक्टर अजीज है, मिसेस मूर है, एडिला क्वेस्टेड है, उन सारा चीज का, तो इंडिया की कई जगह का, जिसमें एक सीन द मास्क्यू है, दूसरा द टेम्पल है, द केव है, उसका जो डिवीजन किया गया है, तो उसका कई जगहों पे वो लोकेशन होता है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे सीन बदलती. तो यू कम टू नो कि सेटिंग का मतलब, अगर आप कोई नावल, अगर आप कोई लिटरेरी वर्क लिख रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी घटना को जिक्र करेंगे, घटना का जिक्र करेंगे तो स्थान का भी जिक्र करेंगे. तो प्लेस और टाइम. अब आप समझिए कि प्लेस की बात तो हो गई कि प्लेस कई जगहों पर उसमें रहा है, इंडिया में वो प्लेस रहा है. टाइम कौन सा रहा है? जब आप 1924 की बात करते हैं तो इसका मतलब कॉलोनियल इंडिया रहा होगा, उस समय का भारत. जब भारत क्या था? जब भारत दैट वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश इंपायर. तो उस समय जो ब्रिटिशर थे उनका क्या नजरिया था? क्योंकि जो घटना इसमें है उसमें यही है, द क्लैश ऑफ द कल्चर बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. जो क्लैश ऑफ कल्चर है ईस्ट और वेस्ट का, उसका एक नजरिया है. दूसरा नजरिया यह है कि हाउ द ब्रिटिशर ट्रीटेड द इंडियन, हाउ द ब्रिटिशर ट्रीटेड द इंडियन, या हाउ दे हैव टेकन इंडियन, स्पेशली बिकॉज दे वर द कोलोनाइजर, वी ऑल हैव बीन कोलोनाइज्ड, तब उन्होंने उसको कैसे लिया. ये भी एक बात होती है जिसमें हम उस चीज को देखते हैं. तो घटना घटना के साथ साथ टाइम, ये दोनों जो है, किस कोई भी वर्क अगर आप लिखेंगे उसमें उसको दर्शाया जाता है. तो आई डोंट थिंक कि इसको कोई एग्जांपल देने की जरूरत है. सो मेनी वर्क, सो मेनी एग्जांपल, यू कैन टेक एनी वर्क. तो मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? Just I want to take the name of Aparna madam, if she has joined the session. Shiva, okay, Shivangi madam, Kanchan madam. शिवांगी दो है, शिवांगी वाजपेयी फ्रॉम कानपुर एंड शिवांगी फ्रॉम आई थिंक न्यू दिल्ली और जौनपुर. ओके, यू आर फ्रॉम कानपुर, या नो प्रॉब्लम. एंड अनु तिवारी मैडम, कंचन मैडम, नीलम मैडम. ओके ओके. एंड सो मेनी मैडमाज एंड सर. अगर किसी को कोई का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. या ओके. Now we have to take another thing, another point, that is what, that is a सब प्लॉट. सब प्लॉट ऐसा बहुत वो चीजें नहीं, लेकिन ऑफन ये चीज पूछा जाता है कि सब प्लॉट इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, सब प्लॉट. this particular thing subplot, when you find this particular thing subplot, then remember that कि this is what कि मेन स्टोरी के पैरेलल एक सब्सिडियरी स्टोरी भी चलती है, और सबऑर्डिनेट स्टोरी मेन स्टोरी के पैरेलल चलता है. वो चीज क्या होता है? सब प्लॉट होता है. तो यू कैन जस्ट राइट डाउन अ सब्सिडियरी, अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट, अ सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट
और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले आर स्टोरी in a play or story that coexist with the main plot, that coexist with the main plot, that coexist with the main plot. So this is what, this is the point which you find. Again I would like to define it कि एक मेन प्लॉट के साथ जो मुख्य स्टोरी है किसी भी आप कह सकते हैं ड्रामा में या नॉवेल में, कहीं पर भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, तो जो मुख्य स्टोरी है उस मुख्य स्टोरी के साथ साथ एक सब्सिडियरी स्टोरी चलती है जो सेकेंडरी स्टोरी होती है। सब्सिडियरी आर सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट स्टोरी, सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट दैट पैरेलल या दैट्स व्हाट की सबऑर्डिनेट और पैरेलल या उसी के पैरेलल प्लॉट चलता, और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले, उसी में एक पैरेलल प्लॉट चलता है और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट, जो मेन प्लॉट के साथ को एग्जिस्ट करता है। इफ यू टेक द एपिसोड ऑफ whom, इफ यू टेक द एपिसोड ऑफ मालवोलियो इन ट्वेल्थ नाइट, एग्जाम्पल ग्रेसिया इसका कई है, द एपिसोड, ओ माय, that is another thing, the episode of Malvolio in Twelfth Night, दूसरा लीडिया एंड बेथम इन प्राइड एंड प्रीजुडिस, लीडिया एंड बेथम इन प्राइड एंड प्रीजुडिस। कैरेक्टर का नाम ध्यान में रखेंगे तो आपको सब प्लॉट तुरंत समझ में आ जाएगा। एंड जेसिका एंड लारेंजो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिस इज द सब प्लॉट। मैडम जो आप ये करें प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले वो एक तरह का डिवाइस है जिसको माउस ट्रैप थियरी कहा जाता है, दैट इज अनदर थिंग। वो हर जगह नहीं मिलती, वो तो एक स्टोरी होती है जिसमें किसी पार्टिकुलर घटना को वैसे ही इमिटेट किया जाता है, उसके अंदर एक दूसरी प्ले विद इन प्ले एक और परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो सब प्लॉट होता है यह ड्रामा का भी हिस्सा होता है, यह नॉवेल का भी हिस्सा होता है, यह पूरी एक अलग घटना होती है जो मेन स्टोरी से अलग चलती है लेकिन बाद में दोनों को इंटरलिंक कर दिया जाता है। जैसे अगर आपने, मैंने जो एपिसोड बताया मालवोलियो का, उसमें ट्वेल्थ नाइट में जेसिका और लारेंजो का अगर आपको याद होगा कि हाउ डू दे इलोप, और उस इलोपमेंट में कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, उनका एक अलग स्टोरी चलता रहे। तो ये सब जो चीजें होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सब प्लॉट कहते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन मैंने लिखवाया, उसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है कि मेन स्टोरी के साथ एक दूसरी स्टोरी चलती है और सब्सिडियरी, सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, या आप कह सकते हैं कि आर पैरेलल प्लॉट, एक पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले, प्ले में आर स्टोरी, स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट, मेन प्लॉट के साथ, मुख्य कहानी के साथ।
मुख्य कहानी का मतलब वह कहानी जो हीरो हीरोइन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो उनके बारे में डील करता है, वह मुख्य कहानी होता है। उसके साथ अगर कोई और कहानी चलती रहती है तो वह पार्टिकुलर कहानी क्या होती है, उसको आप सब प्लॉट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जो है, इफ यू सी इफ यू सी इंडियन मूवी में सब प्लॉट का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। इफ यू गो विद whom, इफ यू गो विद या टेक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ यू हैव सीन बागबा मूवी, तो जो बागबा मूवी है, मेन किरदार हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन है, और उनके जो बच्चे उनके अपने ब्लड से हैं, उनको अगर आप उसमें मेन कहानी माने, तो एक कहानी इधर चलती है, एक प्लॉट इधर चलता है। लेकिन एक दूसरी कहानी जो किसके साथ चल रही है, एक अलग ढंग से चलती है, और वह कौन है? सलमान खान, जो इनका एडॉप्टेड सन है, जो उनका ब्लड रिलेशन उनके साथ नहीं, उनका एडॉप्टेड सन है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस कहानी को मेन कहानी से जोड़ दिया जाता है, इंटरलिंक। तो एक तरह से दो इवेंट चल रहा है, एक सलमान खान का एपिसोड चल रहा है और एक पूरे मेन कैरेक्टर के एपिसोड जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो उसी के पैरेलल एक जो दूसरा एपिसोड सलमान खान का चल रहा है, यह चीज आपका क्या कहा जा सकता है? इट्स द सब प्लॉट। आप इसको सब प्लॉट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो सलमान खान है वो मेन हीरो वहां नहीं है, वो साइड हीरो कह सकते हैं। इस तरह की चीजें रही हैं, उनको वहां पे रखा गया था। उनका रोल थोड़ा सा था बल्कि से, बट इफेक्टिव था, आप कह सकते हैं दमदार था, अच्छा था, जो भी वर्ड है। बट इस तरह का सिचुएशन भी फाइन। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आप देखे होंगे धारावाहिक में, मूवीज में, जो उसके पैरेलल और स्टोरीज चलता रहता है। किसी को कोई डाउट? जी। या ये सब प्लॉट कैसे, ठीक है, ये सब प्लॉट कैसे? वन पॉइंट आप ये बताइए मैडम कि जो स्टोरी, कोई भी कैरेक्टर जो है, क्या जो लव एपिसोड है या जो इलोपमेंट है, जो इलोपमेंट या लव एपिसोड है, ये भी एक घटना है? क्या यह एक या घटना या ये स्टोरी और भी किसी किरदार के साथ चलता रहता? वहां पर जो मुख्य घटना थी, वह मुख्य घटना क्या थी? एंटोनियो और बैसानियो के साथ चल रहा था। एंटोनियो और बैसानियो के साथ, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? कम्युनल हैट्रेड फीलिंग थी। मैंने जब इन लोगों को, अपने लवली बच्चों को पढ़ाया था जो पहले ज्वाइन किए थे मुझे, तो मैंने उनसे बात जरूर जिक्र किया था कि आप उस प्ले को केवल इस नजरिए से ना देखिए कि वो पैसा जो है हैवी इंटरेस्ट पर देता है और वो जो है समाज सुधारक है एंटोनियो, पैसा फ्री में लोगों को दे देते, हेल्प करते। नो, नॉट एट ऑल। उसमें एक नजरिया ये भी था, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग भी था। जिस हिसाब से एंटोनियो जो है पब्लिक प्लेस पर शायलाक को एब्यूज करते हैं, शायद वो उस समय जीव और क्रिश्चियन की प्रॉब्लम रही होगी, शायद क्रिश्चियन जीव को नहीं देखना चाह रहे होंगे, या इस तरह की रीजन वहां पे रहा होगा वेस्ट में। अब ये एक मुख्य कैरेक्टर है, और उस मुख्य कैरेक्टर में चार लोग आ रहे हैं। बैसानियो आ रहे हैं, पोर्सिया आ रही हैं, और साथ ही साथ आपके कौन आ रहे हैं? एंटोनियो आ रहे हैं, और आप शायलाक। ये एक मुख्य कहानी है जो चलती है। एनी हाउ उसमें चारों जुड़ जाते हैं। लेकिन उसी में से एक दूसरी कहानी, जब ये इन दोनों किरदार का इससे कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों किरदार का, जेसिका और लारेंजो का, कि एंटोनियो की जान चली जाएगी, बैसानियो की पोर्सिया से शादी होगी, इससे जेसिका लारेंजो का कोई लेना देना नहीं उस एपिसोड से। वे उनके यहाँ नौकर नौकर के रूप में काम करें, वह दूसरी चीज है। लेकिन इनका एक चीज जरूर लेना देना था, वह चीज क्या था? कि जेसिका वॉज इन लव विद लॉरेंजो, या लॉरेंजो वॉज इन लव विद जेसिका, लेकिन वहां पर भी लड़की लड़की जीव, लड़का क्रिश्चियन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पर भी इलोपमेंट जो दिखाया जाता है उसको दिखाया जाता है। अब जब उसको एक इलोपमेंट, तो यह एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, जब आप सब प्लॉट की बात करते हैं, तो सब प्लॉट का मतलब ये होता है कि जो मुख्य घटना चल रही है, जो मुख्य कहानी है, क्या उसके अलावा उसमें कोई और भी घटना दिखाई गई है, कोई और भी ऐसी कहानी चल रही है? तो ये कहानी ये भी चलती है यहाँ, related to that issue, and yeah, if that issue is not related, then that is going to be interlinked। अगर शुरू में आपको नहीं लगेगा कि यह उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऐसा आएगा कि वह उससे जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे अगर आप मालवोलियो की बात करिए, आप ये बताइए कि मालवोलियो को लोग चढ़ाते हैं, या मालवोलियो खुद चढ़ जाता है कि वो जो है वायला को लव करता है? ये चीज
वैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन मालवोलियो के साथ यही एक कैरेक्टर नहीं है। मालवोलियो के साथ सबसे बड़ा की वह जो कैरेक्टर था वह प्यूरिटन आइडियोलॉजी का था, प्यूरिटन थॉट का था, और वहां पे प्यूरिटन की हंसी उड़ाई गई है। इस वजह से उसको उस कैरेक्टर को उसमें किया गया, उस तरह से प्रेजेंट किया गया। तो उसके साथ जो और कैरेक्टर आ रहे हैं, चाहे वो टॉबी बेल्च हो या और भी जो लोग भी वहां पे रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका इमोशन क्या था। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस कैरेक्टर को लेंगे मालवोलियो को, कि वायला उससे शादी क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि वह गरीब होगा, क्योंकि वह जो उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं, सॉक्स वगैरह कैसे पहन लेता है, तो उसको हंसी उड़ाई जाती है। अगर मेरा नजरिया होगा तो मैं मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा उस कैरेक्टर को। वह कैरेक्टर जो है उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा, या वह कैरेक्टर में है तो उसके अंदर भी इमोशन है, फीलिंग्स है, जज्बात है, लव वो भी चाहता है, इंसान होने के नाते किसी को लाइक करता, बट हिज लव हैज बीन रिजेक्टेड, हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज हैज बीन रिजेक्टेड और डिनाइड। बल्कि रिजेक्ट ही नहीं किया जाता, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो ये जो थॉट होता है, जो थियरीज होती है, जब आप उसको उस नजरिए से देखते हैं कि यह भी एक घटना है जो मेन घटना से तो अलग है, लेकिन एक अलग एपिसोड वहां पे दिखाया गया है एक कैरेक्टर को लेकर के। लव मेकिंग भी है बट उसका प्रपोजल डिनाई कर दिया जाता है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। आप प्राइड एंड प्रिजुडिस को ले लीजिए। प्राइड एंड प्रिजुडिस में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कैरेक्टर का, क्या दिया हुआ है, लीडिया एंड विकम। आप ये बताइए कि जब आप प्राइड एंड प्रिजुडिस को लेते हैं तो प्राइड एंड प्रिजुडिस में एक बहुत कॉमन सा पॉइंट दिखाया गया है, वह चीज क्या है, अरेंज मैरिज, द सिग्निफिकेंस ऑफ अरेंज मैरिज। या आप कह सकते हैं द कंपेरिजन, डोमेस्टिक नॉवेल जो उनका रहा है जेन ऑस्टिन का, उसका एक ही थीम रहा है, द कंपेरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस। गुड और बैड मैरिज के बीच में कंपेरिजन। और गुड मैरिज क्या है, बैड मैरिज क्या है। जो अरेंज मैरिज है वो उनकी नजर में गुड मैरिज है, जो मैरिज इलोप करके हो रहा वह बैड मैरिज है। आप ये बताइए कि कहीं पर जो उनकी बड़ी बहन है एलिजाबेथ की, जिसका नाम जेन था, उसने इलोप नहीं किया, उसकी अरेंज मैरिज हुई। एलिजाबेथ खुद डार्सी के साथ लव में है, और शुरू में वे दोनों एक दूसरे से एक तरह से कहा जाए अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। आफ्टर टू मीटिंग और थ्री मीटिंग दे कम एक तरह से वेरी क्लोज टू वन एंड टू वन अनदर, उसके टू ईच अदर, यू फाइंड क्लोजनेस बिटवीन देम, और एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर वे मैरिज करते हैं। लेकिन इस अरेंज मैरिज का एक कहानी चलता है, बिनेट फैमिली है, मिस्टर बिनेट है, मिसेस बिनेट है, उनकी इतनी बेटियां हैं। मिस्टर बिनेट को उतना फिक्र नहीं है जितना मिसेस बिनेट को अपनी बेटियों की शादी की फिक्र है, और वो उनके लिए सुटेबल पार्टनर ढूंढते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस विद जेसिका एंड लॉरेंजो, व्हाई जेसिका इलोप्स, क्योंकि जेसिका को इस तरह की केमिस्ट्री ऑफ अरेंज मैरिज शी डजंट लाइक, या आप ये कह सकते हैं कि जेसिका उतनी ज्यादा मेच्योर नहीं है। तो उसमें एक नया एपिसोड चलता है, एंड दैट एपिसोड ऑफर बिटवीन जेसिका एंड लॉरेंजो, दैट इज द इलोपिंग, एंड यू विल कम टू नो कि दैट टाइम इलोपमेंट वाज नॉट अ गुड थिंग, वह उस समय इलोपमेंट अच्छा चीज नहीं माना। कैसे उस इलोपमेंट कराया जाता है, फिर कैसे इलोपमेंट से बाहर लाया जाता है, कैसे जो है एलिजाबेथ फ्रंट पे जाकर के उसको समझाती है, कहती है कि इफ यू लाइक लॉरेंजो तो तुम्हारी शादी लॉरेंजो से होगी, लेकिन तुम्हें इलोप नहीं करना, तुम्हें कौन सी मैरिज करनी, अरेंज मैरिज करनी। अम्मा अब्बा आर रेडी, इफ यू लाइक दैट विल बी। ये जो एपिसोड दिखाया गया है अरेंज मैरिज ऑल दिस थिंग, यू विल कम टू नो, ये एक नया एपिसोड है जो मुख्य एपिसोड से अलग है, लेकिन वहां पे बाद में इंटरलिंक कर दिया जाता है। इस तरह की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन सब प्लॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, या आई हैव टू गो अहेड। जी, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। प्ले विद इन प्ले एक तरह का डिवाइस होता है, वह लिटरेरी डिवाइस होता है, जैसे आयरनी हो गया, सटायर हो गया, वह कोई प्लॉट का हिस्सा नहीं, दैट्स अ लिटरेरी डिवाइस। जो कि उस प्ले में वही घटना जिसको माउस ट्रैप थियरी कहा गया है इसको लिटरेचर में, उसमें एक पार्टिकुलर चीज ये लाने की कोशिश की जाती है कि जो घटना घटित हो चुकी है, और जो मेन घटना है, जो मेन घटना घटित हुई है, उसी मेन घटना को
दूसरे कैरेक्टर के माध्यम से किसी सीन में दोबारा परफॉर्म किया जाता है। वहां पे कोई नई घटना नहीं होती है, जो जो सब प्लॉट होता है उसमें दूसरी इवेंट चलता है, उस वो मेन घटना के पैरेलल दूसरी स्टोरी चलती है। और इसमें जो है क्या किया जाता है, किसी घटित हुई घटना को दोबारा वहां पे उसी में परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए कहा गया प्ले विद इन प्ले। एक प्ले आपका हैमलेट है, हैमलेट में घटना क्या घटित हुई थी, उसके हैमलेट के फादर का मर्डर उसके चचा ने, क्लाउडियस ने कर दिया था। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या यह जो घटना है, जो किंग हैमलेट के गोस्ट ने बताया कि मेरा मर्डर हुआ, क्या यह सही है या नहीं है, उसको जानने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया गया वह कौन सा डिवाइस था, दैट वाज प्ले विद इन प्ले। बट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। Now we have to take an other word, that is a, there is a very important word जो related है, that is tone। टोन पोइट्री में भी हो सकता है, टोन और जगहों पे भी, लेकिन एक ऐसा टर्म है जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि टोन क्या। द इम्प्लाइड एटीट्यूड, पहले आप लिख लीजिएगा फिर मैं समझाऊंगा। द इम्प्लाइड, ATTITUD, द इम्प्लाइड एटीट्यूड ऑफ अ राइटर of a writer toward the subject and characters of a work, toward the subject and characters of a work, and characters of a work। A very simple definition, that is what, that is a कि the implied attitude, जो एक एटीट्यूड है, नजरिया है। अगर आप ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि मेटाफर इज एन implied simile, just I want to know कि what do you mean by implied। Perhaps शिवपाल जी ने म्यूट कर लिया है। आई एम आस्किंग व्हाट यू मीन बाय implied। ठीक है, उसी में उसका हिस्सा, या आप कह सकते हैं उसी के जैसा, implied। बिल्कुल सही है, लिपटा हुआ अगर हम वर्ड यूज करते हैं कि जो उसी से रिलेटेड है, या उसी के उसी से आया है, या उसी के उससे उसका एक तरह का सिमिलरिटी है, इम्प्लाइड। जब आप ये कहते हैं कि द इम्प्लाइड एटीट्यूड, जो राइटर है उस पार्टिकुलर राइटर का जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, किसके प्रति, सबसे पहला ही द एटीट्यूड ऑफ अ राइटर, एटीट्यूड, द इम्प्लाइड एटीट्यूड ऑफ अ राइटर, इम्प्लाइड एटीट्यूड जो राइटर का है किसके प्रति, टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और कैरेक्टर ऑफ अ वर्क। किसी भी वर्क में जो सब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है, उसके प्रति राइटर का नजरिया क्या है, उसका इम्प्लाइड एटीट्यूड क्या है। वह जो इम्प्लाइड एटीट्यूड होगा वह उसके टोन से पता चलेगा। अगर जो है, अगर आप ये बताइए, अगर बहुत ऐसा कोई कैरेक्टर है जो राइटर का माउथ पीस के रूप में काम कर रहा है, अगर आप आर्म्स एंड दी मैन को लीजिएगा तो आर्म्स एंड दी मैन को जैसे ही आप लेंगे, जितने किरदार हैं उन सारे किरदारों में राइटर की जो टोन है वह बदल जाएगी। जो ब्लंशली है, ब्लंशली इज वॉकिंग एज, हाउ इज ही इज वॉकिंग एज द माउथ पीस, माउथ पीस। मतलब राइटर अपने मुंह से जो कुछ भी कहलाना चाहता है, जो उसकी सोच है,
अपने अपने मुख या अपनी सोच को, अपनी बातों को किसके माध्यम से रखवाता है, वह जो है ब्लंशली के माध्यम से रखवाता है। लेकिन जब आप सर्जियस को लेंगे, जब आप राइना को लेंगे, जब आप कैथरीन को लेंगे, मेजर पेटकाफ को लेंगे, और आप कह सकते हैं कि लूका और निकोला को लेंगे, तो राइटर का जो टोन है वह अलग तरह से होगा। उसका अपना जो इम्प्लाइड थॉट है, जो उसका इम्प्लाइड एटीट्यूड है, वह चीज बदल जाएगा। द इम्प्लाइड एटीट्यूड कि हाउ हाउ इज ही टेकिंग, वह उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उसका टोन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? कहीं कहीं पे वह बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो जाएगा। जैसे अगर आप ये देखिए, जो आर्म्स एंड दी मैन है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आर्म्स एंड दी मैन का हर डायलॉग, हर शब्द जीबी शाह का है। जीबी शाह ने अपने हर डायलॉग और हर शब्द को अलग अलग किरदार में डिवाइड कर दिया है, लेकिन हर किरदार जीबी शाह है। जीबी शाही राइना है, जीबी शाही ब्लंशली है, जीबी शाही आपके सर्जियस है। लेकिन जीबी शाह जब किसी कैरेक्टर में अपने आप को ढालते हैं, तो वहां पे उनकी टोन बदल जाती है। अगर वो जो है ब्लंशली में आएंगे तो एक ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी वो बात करेंगे, प्रॉब्लम को लेंगे तो उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी वो डील करेंगे। लेकिन अगर आप रोमांटिक थॉट की बात होगी तो वह उधर जाएंगे, तो उनका जो टोन होगा, जो नजरिया होगा, वह बदल जाएगा। वो कहीं पे सैटिरिकल हो जाएंगे, कहीं पे आयरॉनिकल हो जाएंगे, कहीं पर वो जो है रिडिकुलस एटमॉस्फेयर करेंगे, कहीं पे पेटी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के वो बात करेंगे। तो जो वर्क है, उस वर्क का जो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के साथ साथ उस वर्क में राइटर का नजरिया क्या है, वो उस किरदार को कैसे प्रेजेंट करता है, उसकी टोन क्या है, यही पार्टिकुलर चीज। तो आपको सिंपल सा यही ध्यान में रखना है कि द इम्प्लाइड एटीट्यूड ऑफ अ राइटर टूवर्ड द सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ अ वर्क, उसकी अपनी सोच क्या है, उसका अपना टोन क्या है, उसका अपना नजरिया क्या है, वो किस किरदार को किस खांचे में ढाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका टोन सैटिरिकल हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका टोन आयरोनिकल हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका टोन पासिंग कमेंट वाला हो, टीजिंग हो, रिडिकुलस हो। मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? क्या कहीं पर आपको लगा कि ब्लंशली को टीजिंग की गई है या रिडिकुलस है? ब्लंशली का किरदार इतना ग्रेट है कि आप उसके आगे सारे कैरेक्टर फीके पड़ जाते हैं और राइना को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है, राइना को। लेकिन जो है ये बात आप कहाँ पाएंगे? सर्जियस में नहीं पाएंगे। सर्जियस एक जो है रिडिकुलस कैरेक्टर है, उससे ज्यादा रिडिकुलस कैरेक्टर अगर मुझे कोई देखने को मिलेगा तो शायद जो है मैं ये समझता हूँ कि यू विल कम टू नो कैथरीन पेटका। शुरू में राइना भी रही, लेकिन राइना की सोच में तब्दीली वो लाते हैं, क्योंकि वो नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो वहीं पे छोड़ देते तो नई जनरेशन की वो आवाज ना बन पाती। तो ये चीज क्या कहा जाता है? ये चीज टोन कहा जाता है। तो बस मैं यहीं तक इसको कंक्लूड करूंगा। आई विल मीट यू टुमारो, सेम टाइम 4:30। जस्ट लेट मी नो। ओके 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 ओके। देर इज अ फैमिली ऑफ मनोज शुक्ला भाई, मनोज शुक्ला भाई, मैडम आपको कवर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम? मनोज शुक्ला भाई की फैमिली। अखिलेश जी से तो बात होती रहती है। अतुल जी, यू कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज आई डोंट नो। आई गॉट योर रिक्वेस्ट, मैंने स्वीकार तो कर लिया, बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं। अतुल जी, अतुल वैश, यू हैव अनम्यूटेड, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? नॉट गेटिंग योर वॉइस। यू कैन सेंड मी, आप जो है मुझे वो भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। शिवांगी मैडम को मैं जानता हूँ, पूनम मैडम, नीता जी, अमृत जी, राजेश भाई, शिवा मैडम, रमा जी, कृष्णा जी, ब्रजपाल जी, वर्तिका मैडम, शिल्पी मैडम, डालकुल जी, कंचन मैडम, आरती मैडम, धर्मप्रिया जी, सारिका मैडम। ठीक है सोनाली मैडम, मोस्ट ऑफ द पीपल। मैडम आई कान टेक एनी क्वेश्चन बिकॉज गेटिंग लेट। अब जो है, अगर आपको कोई भी चीज आपको कहनी होगी तो आप प्लीज ड्रॉप मैसेज इन चैट बॉक्स, क्योंकि अब नाउ आई एम गेटिंग लेट। और हाँ हाँ, घर पे आ गए तो घर पे आने के बाद जो है थोड़ा सा ये रहता है कि सारी चीजें टाइम से। वी विल मीट यू टुमारो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी जस्ट ड्रॉप मैसेज, मैं जरूर इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी हाँ, एक चीज और, शिल्पी मैडम आपने जो क्वेश्चन दूसरा भेजा हुआ है मेरे पास,
उसमें आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आपको क्वेश्चन लिख करके भेजिए, देन आई विल बी एबल टू गिव द आंसर। ओके। हाँ, उसमें आवाज ही नहीं सुनाई पड़ा, क्या पूछ रहे थे?